नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंगल आज आपकी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपकी कक्षा में मैं शिक्षक योग्यता के विषय में क्या क्या अनिवार्य है, कौन कौन सी परीक्षाएं अनिवार्य हैं, इस संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। पहले हम बीएड और बीटीसी थे, जिससे हम लोग शिक्षक पात्रता के लिए योग्य माने जाते थे, परंतु हमारी भारत सरकार ने शिक्षा परिषद के माध्यम के स्तर को कुछ ऊंचा उठाने के लिए कुछ परीक्षाएं अनिवार्य कर दी हैं, जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, सीक्रेट, टीजीटी एंड पीजीटी। यूपी टेट स्टेट लेवल से होते हैं, अर्थात अपने राज्य स्तर के हिसाब से होते हैं। इसी तरह से सी टेट, ये एमपी टेट वाला है जो ये मध्य प्रदेश में होता है, और ये टीजीटी ये है माध्यमिक के लिए। और सीक्रेट है, ये वाला एग्जामिनेशन भी हर स्टेट का, हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। चूंकि हम लोग उत्तराखंड में हैं, इसलिए मैं इस सिलेबस में उत्तराखंड के विषय में ही आपसे बात करूंगी। ये परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी अति आवश्यक है, इसमें भी मेरिट लिस्ट के हिसाब से चुनाव होता है। आज मैं आप लोगों के सामने ये जो संस्कृत के विषय में जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, अर्थात सिलेबस, ये सिलेबस जो है सांकेतिक रूप में आपको बता रही हूँ। आने वाले वीडियोज में मैं उनके विषय में विस्तार से पाठ्यक्रम, संस्कृत के पाठ्यक्रम में फर्स्ट और सेकंड ये दो भाग होते हैं। इन भाग के विषय में मैं आज आपको बता रही हूँ। संस्कृत में पहला है संस्कृत का व्याकरण, जिसमें कि 20 या 21 नंबर या 22 नंबर का प्रश्न आते हैं, और दूसरा है संस्कृत साहित्य, इसमें भी 9 या 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। पहला हमारा जो भाग है वो व्याकरण है। व्याकरण में वर्ण, माहेश्वर सूत्र, उनका उच्चारण स्थान, संधि, व्यंजन व विसर्ग संधि इत्यादि, और साथ में समास, शब्द रूप, धातु रूप, 1 से 100 तक की गिनती, कारक, विभक्ति चिन्ह, वाच्य, परिवर्तन, अव्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द आदि जो है हमारे ये सांकेतिक रूप में मैं आज आपको इसमें बता रही हूँ। बाकी मैं विस्तार से आपको हर अध्याय के विषय में मैं आपको विस्तार से भी आने वाले वीडियोस में बताने जा रही हूँ। हमारा जो सेकंड पेपर है, इसका सेकंड भाग है संस्कृत का, वो है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में संस्कृत के महान एवं प्रसिद्ध नाटककार, साहित्यकार एवं कवि आते हैं। इसमें जिनमें उनकी रचनाएं गद्य एवं पद्य के रूप में आती हैं और उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट होता है रामायण एवं महाभारत का, और तीसरा पार्ट है हमारा इसमें अलंकार का। अभी तो मैं आपको सांकेतिक रूप में आपको सिलेबस बता रही थी, लेकिन अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। हमारा संस्कृत का जो प्रथम भाग है वो संस्कृत के व्याकरण का है, और इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं माहेश्वर सूत्र, जो की संख्या में 14 है, और उसमें आती है स्वर तालिका, स्वरबोध तालिका, व्यंजन तालिका, वर्ण उच्चारण स्थान। और दूसरा इसका पार्ट है इसी संस्कृत माहेश्वर सूत्र का प्रत्याहार प्रकरण। इसमें भी मुख्य प्रत्याहार कौन कौन से हमारे, उनका उच्चारण स्थान क्या है, आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न कैसे होते हैं उनको उच्चारण करने में, और आभ्यंतर प्रयत्न और उनकी तालिका, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। और दूसरा है हमारा प्रत्याहार निरूपण। प्रत्याहार प्रकरण में प्रत्याहार निरूपण जो इसका मुख्य पार्ट है। दूसरा है हमारा संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में हमारी संस्कृत में 3 संधियां हैं, वो मैं आपको यहाँ पे विस्तार से बताने जा रही हूँ। संधि स्वरूप 3 प्रकार की संधि है। पहला है स्वर संधि और उसके भेद, दूसरा है व्यंजन संधि उसके भेद, तीसरा है विसर्ग संधि उसके भेद, और फिर इसके साथ ही प्रकृति भाव संधि और पूर्व रूप संधि, ये 2 संधि और संधि के मतलब प्रकरण में ऐड होती हैं, जिसका मैं आने वाले वीडियोज में विस्तार से समझाऊंगी। फिर हमारा है उपसर्ग प्रकरण। उपसर्ग प्रकरण में धातु के पूर्व में ये लगते हैं उपसर्ग हमारे, जो कि स उपसर्ग धातु प्रयोग में आते हैं। चौथा प्रकरण है हमारा अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण जो है हमारा क्रिया प्रकरण भी कहलाता है, जिसके विषय में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगी। फिर है हमारा कारक प्रकरण। 5वां हमारा है कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में अनुवाद प्रकरण सबसे मेन जो है, जो हमारा कारक प्रकरण को यूज करके हम अनुवाद किस तरह से करते हैं, वो अनुवाद प्रकरण के अंदर आते हैं। इसी में है कारक का परिचय।
और जो हमारे अनुवाद होते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, संबोधन, वो हमारे कारक हैं। उनके चिन्ह, वो कौन कौन सी विभक्ति है, उनके चिन्ह हैं, उनका परिचय और कैसे कैसे हम अनुवाद में उनका प्रयोग करते हैं, ये मैं आने वाले 5 चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगी। फिर हमारा है धातु प्रकरण। धातु प्रकरण में है 10 लकारों में, जिसमें कि पुरुष, वचन ये सब आएंगे। और ये जो हमारे 10 लकार हैं वे आत्मनेपदी है, प्रश्नपद में है और उभय पद में भी हैं। इन सब के विषय में भी मैं आने वाले आगे जो वीडियोस बनेगी उसमें विस्तार से समझाऊंगी। फिर है हमारा शब्द प्रकरण। शब्द प्रकरण में अजंत पुल्लिंग शब्द रूप, अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप, अजंत नपुंसकलिंग शब्द रूप। फिर है हलंत। हलंत जो हमारे शब्द हैं हलंत, उसमें पुल्लिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग शब्द रूप, हलंत में नपुंसकलिंग शब्द रूप और संख्यावाचक शब्द। फिर हमारा है प्रत्यय। प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, जिसमें इक, उक, यत, अण, मतु, त्वत, तल आदि आदि और भी अनेक प्रत्यय हैं, लेकिन मैंने मेन लिए हैं और मेन में आपको मेन के साथ साथ मैं उनके विषय में भी आपको अलग से और विस्तार से बताऊंगी। फिर है स्त्री प्रत्यय। ये स्त्री प्रत्यय टाट, टी, टीच और आदि। फिर है हमारा मुख्य जो भाग है समास का है, जो मेन होता है संस्कृत व्याकरण में, उसके समास क्या है, उसके भेद हैं उन, जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष भाव समास, कर्मधारय भाव समास और द्वंद्व समास। इन सब के विषय में मैं आपको अगले अध्याय में विस्तार से समझाऊंगी। फिर है कृत प्रकरण, कृदंत प्रकरण। कृदंत प्रकरण में प्रत्यय है, उसमें शत्रु प्रत्यय है, शानक प्रत्यय है, अक्त प्रत्यय है, तप्तु प्रत्यय है, लैप प्रत्यय है, आनी प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है आदि। इन सब का प्रयोग भी संस्कृत भाषा के अनुवाद में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर है हमारे पर्यायवाची शब्द। संस्कृत के पर्यायवाची शब्द और संस्कृत के विलोम शब्द, वो कौन कौन से हैं उस सब की भी मैं आपको सारणी आपको विस्तार से समझाऊंगी। फिर हमारा 100 तक की गिनती। 100 तक की गिनती है, ये भी हमारे मतलब प्रश्न पत्र में 1 नंबर का जरूर आता है, जो कि संस्कृत में किस तरह से किस गिनती को संस्कृत में कैसे उच्चारित करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब आपको मैं आने वाले वीडियोस में विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।